Class 9 NCERT book Beehive Chapter 6 Story My Childhood। हेलो एवरीवन, बिहाइव के 6 चैप्टर की स्टोरी आज हम करेंगे जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। इसमें हम एपीजे अब्दुल कलाम के जो जीवन था, उनका जो भी बचपन था पूरा, वो किस तरीके से गुजरा, उनके साथ क्या हुआ, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सो एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनका जो जन्म स्थान है वो है रामेश्वरम। ये बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु राज्य में एक द्वीप शहर है, जो कि आज इस स्टेट को हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय इस राज्य को मद्रास राज्य के नाम से जाना जाता था। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। एपीजे का कहना है कि उनके पिता बहुत अमीर, मतलब इतने खास अमीर नहीं थे। उनके पास धन दौलत भी नहीं थी, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से थे। लेकिन इन कमियों के बावजूद उनमें कुछ और गुण थे। वो स्वाभाविक रूप से बहुत ही बुद्धिमान थे और उदार भी थे। एपीजे की जो माँ थी उनका नाम था अशियम्मा था। वो अपने पिता की मदद करती थी, उनके लिए बहुत मतलब बड़ी एक तरीके से सहारा थी उनके लिए और मददगार थी। एपीजे की माँ भी उदार और दयालु थी। वो हर दिन बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती थी। उन्होंने अपने परिवार के कुल सदस्यों की तुलना में मतलब उनके घर में जितने लोग थे ना, उनके कंपैरिजन में बाहर से आए लोगों को मतलब ज्यादा संख्या में खाना खिलाया था। अब्दुल कलाम के और भी भाई बहन थे और वो अपने बारे में बताते हैं कि उनका जो कद था वो छोटा था और शक्ल सूरत भी मतलब कॉमन सी थी, जनरल थी। उनकी शक्ल सूरत कोई असाधारण नहीं थी। इसके अपोजिट उनके माता पिता बहुत लंबे और सुंदर थे, वो दिखने में अच्छे थे। एपीजे को उनके मतलब एक जो जेनेटिक गुण होता है ना, वो विरासत में नहीं मिले थे उनको। एपीजे अब्दुल कलाम का जो पैतृक घर था वो बहुत पुराना था। इस ये 19वीं सदी में 19वीं सदी का बना हुआ था। और ये एक पक्का मकान था जो ईंटों और चूना पत्थर से बना था। ये रामेश्वरम में मस्जिद स्ट्रीट पर स्थित है। एपीजे के पिता बहुत ज्यादा मतलब सरल थे, ठीक है, और लेकिन वो साथ ही साथ सख्त भी थे। वो अपना जीवन सरल तरीके से जीना चाहते थे और वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते थे कि जो ज्यादा जरूरत की चीजें नहीं है ना, उस पे पैसा हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए था। ऐसे उनके थॉट्स थे। एपीजे का कहना है कि उनके पिता किसी भी तरह के अनावश्यक आराम और विलासिता से बचते थे। उन्होंने उन्हें भोजन, कपड़े, दवाएं जैसी मतलब जो जनरल चीजें होती, जो बेसिक नीड्स होती है ना, वो उनकी जरूरतों को पूरा जरूर करा। एपीजे का कहना है कि उनके माता पिता ने उनकी सभी जरूरतें पूरी की, चाहे वो कोई ठोस चीज हो या उनका प्यार और स्नेह हो। इससे पता चलता है कि उनमें मतलब उनके गुणों का पता चलता है इससे। एपीजे अपने माता पिता के आभारी हैं जो उन्होंने उनके लिए, ठीक है, चाहे जैसा भी किया, पर उसके लिए वो उनके लिए क्या थे, बहुत ज्यादा आभारी हैं। साल 1931 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब एपीजे 8 साल के थे। तो इसलिए हम अंदाजन लगा सकते हैं कि उनका जन्म 1931 1931 में हुआ था। बाजार में इमली की कीमत बढ़ गई थी और एपीजे जो थे वो इमली के बीज इकट्ठा करके उन्हें मस्जिद स्ट्रीट पर स्थित एक प्रोविजन शॉप को बेच दिया करते थे। वो मात्र एक आना यानी 6 पैसे इससे कमाया करते थे और इसे वो क्या कहते थे, राजसी राशि, ठीक है। ये जो राशि थी बहुत कम थी, लेकिन उस टाइम में ये जो एक आना है उनके लिए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। एपीजे अब्दुल कलाम के जो बहनोई हैं यानी इनकी सिस्टर के हस्बैंड जलालुद्दीन, उन्हें चल रहे विश्व युद्ध की कहानियां सुनाया करते थे। बाद में एपीजे अखबार दिनमणि पढ़ते थे और उन्हीं कहानियों की खबरें ढूंढते थे। रामेश्वरम जमीन से बहुत दूर एक छोटा सा द्वीपीय शहर था और शुरुआत में इस पर विश्व युद्ध का कोई इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा था, लेकिन कुछ टाइम बाद इंडिया को युद्ध में शामिल होना पड़ा और मित्र देशों जो जो मित्र देश थे उनकी सेनाओं के साथ उनको मिल जाना पड़ा। फिर देश में आपातकालीन की घोषणा कर दी गई। आपातकालीन यानी कि देश में एक तरीके से कर्फ्यू लग गया था। द्वितीय यानी कि दूसरे विश्व युद्ध का सबसे पहला प्रभाव फिर किस पे पड़ा, रामेश्वरम के लोगों पर पड़ा।
और वो था रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव रद्द करना। मतलब ट्रेन जब रुकती है जैसे, तो उसको रद्द कर दिया गया था उस टाइम पे। पहले इंडिया से आने वाली ट्रेन रामेश्वरम पर मतलब रामेश्वरम स्टेशन जो था सबसे पहले उस पर रुकती थी और फिर आगे धनुषकोडी तक जाती थी। लेकिन अब पड़ाव रद्द कर दिया। अब क्या था कि रामेश्वरम पर वो रुकी नहीं, वहां पे रुकना उसको रद्द कर दिया और ट्रेन बिना रामेश्वरम रुके भारत से धनुषकोडी चली गई। इसके साथ ही रामेश्वरम के लिए जो अखबार का बंडल आता था उसे रामेश्वरम रोड पर पहुंचते ही चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम के जो चचेरे भाई हैं शमसुद्दीन, वो रामेश्वरम में समाचार पत्र को बांटा करते थे। क्योंकि ट्रेन का ठहराव जो था, जो रुकनी थी वहां पर, वो रुकी नहीं और अखबार का जो बंडल था वो चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया। तो उसे पकड़ने में मदद करने के लिए किसी की जरूरत थी, तो एपीजे ने बंडल पकड़कर और समाचार पत्र बांट करके शमसुद्दीन की हेल्प करी। बदले में शमसुद्दीन ने उन्हें वेतन दिया, मतलब कुछ रुपए दिए, जो एपीजे की पहली कमाई थी। ये जो घटना थी वो 50 साल पहले की है अब भी, यानी जब उन्होंने किताब लिखी, ये जो किताब लिखी है उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने बारे में, तब भी वो खुद को एक सेटिस्फेक्ट मतलब संतुष्ट है वो, है ना। और मतलब खुद के ऊपर वो गर्व महसूस कर सकते हैं। एपीजे का कहना है कि जब भी कोई अपनी मेहनत से पैसा कमाता है तो उसे वैसा ही महसूस होता है। एक बच्चे के लिए अधिकार का प्रतीक उसके माता पिता है और अधिकार का अगला व्यक्ति उसका शिक्षक हो सकता है। राइट। एक ऐसा व्यक्ति जिसका बच्चे पर अधिकार हो। एपीजे कह सकते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें कुछ गुण होते हैं, है ना, जो वो अपने परिवार के बड़ों से उसको मिलते हैं। ये परिवार की सामाजिक स्थिति और घर के माहौल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अपने पिता से उन्हें ईमानदारी और आत्म अनुशासन विरासत में मिला और साथ ही अपनी माँ से उन्हें अच्छाई और दयालुता में विश्वास, ये सारी चीजें मिली। उनके भाई बहनों को भी ये गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले। बचपन में एपीजे के 3 सबसे अच्छे दोस्त थे। उनके नाम थे रामानाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। वो सभी मतलब कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे और अपने धर्म के कट्टर अनुयायी थे। एपीजे एक मुस्लिम परिवार से थे। उनका कहना है कि बचपन में सभी बच्चे एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्हें कभी नहीं लगा कि वो अलग अलग धर्मों के हैं। उनकी दोस्ती में धर्म कोई बाधा नहीं थी। रामेश्वरम में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर। एपीजे के सबसे अच्छे दोस्त रामानाथ शास्त्री इस मंदिर के पुजारी जो थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। जब ये 3 दोस्त बड़े हुए तो रामानाथ शास्त्री ने रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का पद संभाला। अरविंदन ने तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम मंदिर से लाने और ले जाने का जो काम था, जो व्यवसाय था, वो शुरू करा। और शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे के लिए एक खान पान ठेकेदार बन गए। वो खान पान के प्रभावी थे। जब भी श्री सीताराम कल्याणम समारोह होता था, एपीजे का परिवार भी उसमें हिस्सा लेता था। वो इसके लिए नाव की अरेंजमेंट करते थे। वो नाव पर एक विशेष मंच बनाते थे जिस पर राम और सीता की मूर्ति रखी जाती थी और मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाया जाता था, जो राम तीर्थ नामक तालाब के बीच में था। ये तालाब एपीजे के घर के बहुत पास था। जब वो बड़े हो रहे थे तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई अंतर है, क्योंकि वो पूरे दिल से हिंदू त्योहारों में हिस्सा लिया करते थे। एपीजे कहते हैं कि वो सोते टाइम अपनी माँ और दादी से रामायण और पैगंबर के जीवन की कहानियां सुनते थे। इसीलिए उन्होंने हिंदू देवताओं, मुस्लिम देवताओं दोनों की कहानियां सुनी। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव उस टाइम पर नहीं था। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो कौन थे, मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, राइट। तो इसीलिए वो अपने सिर पर टोपी पहनते थे जिससे उनकी मुस्लिम होने की पहचान होती थी। उनके मित्र रामानाथ शास्त्री जो रामेश्वरम मंदिर के पुजारी के पुत्र थे, एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे, है ना, और ब्राह्मणों द्वारा पहना जाने वाला पवित्र धागा भी पहनते थे। जब ये बच्चे कक्षा में कक्षा 5 में थे, है ना, 5th स्टैंडर्ड में थे, तब उनकी कक्षा में एक नए शिक्षक आए।
ठीक है, एक नए टीचर आए। एपीजे अब्दुल कलाम उस टाइम घटी एक घटना को याद करते हैं। मतलब जब ये अपने बारे में बता रहे हैं, अपने चाइल्डहुड के बारे में, तो उन्हें सडनली एक बात याद आती है बचपन की, कि इस नए टीचर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के बगल में बैठा हुआ था। उन्होंने एपीजे से कहा कि वो जाकर आखिरी बेंच पर बैठ जाएं, क्योंकि वो समाज के निचले पायदान से हैं। तो दोनों बच्चों को बहुत बुरा लगा। जब एपीजे ने अपनी सीट बदली और पीछे जाकर आखिरी वाले बेंच पर बैठ गए, तो रामानाथा जो थे उनके दोस्त, उसको बहुत बुरा लगा। एपीजे को आज भी अपने दोस्त रामानाथा की रोते हुए तस्वीर याद आती है। इसने कलाम पर जीवन भर के लिए उनके दोस्तों की जो भावनाएं थी, जो फीलिंग्स थी, उसकी छाप छोड़ी। दोनों बच्चों ने घर जाकर अपने माता पिता को इस जो ये जो इंसिडेंट हुआ था, उस टीचर ने जिस तरीके से बिहेव किया, तो उसके बारे में उन्होंने जाकर के अपने पेरेंट्स को बताया। और रामानंद के जो पिता थे, लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने उस नए टीचर को बुलाया और उसको बहुत डांटा। उन्होंने उनसे कहा कि बच्चों के मासूम मन में जाति और धर्म का जहरीला भेदभाव डालकर उनकी दोस्ती को खत्म ना करें। लक्ष्मण शास्त्री अपने आप में बहुत मतलब क्लियर थे इस चीज को लेके। उन्होंने अध्यापक से कहा कि या तो आप अपने किए हुए जो आपने गलती करी है उसके लिए या तो आप माफी मांग लें, या फिर स्कूल और रामेश्वरम शहर को भी यहाँ से छोड़कर चले जाएं। फिर जो टीचर था उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी, और लक्ष्मण शास्त्री के दृढ़ संकल्प के वजह से धर्म और जाति के बारे में उनके विचार जो थे वो बदल गए। रामेश्वरम में समाज को चार ग्रुप्स में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवाइड करने का एक सख्ती से पालन किया गया। अब्दुल कलाम के विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर एक धार्मिक व्यक्ति, एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, लेकिन एक विद्रोही प्रकार के व्यक्ति भी थे। वो जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने इन सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी की। वो चाहते थे कि अलग अलग जातियों के लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करें। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को कड़ी मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया, ताकि वो बड़े शहरों में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों के अ, समान स्तर पर आ सके। शिव सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ थी वो एक पारंपरिक और रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थी। वो धर्म का बहुत सख्ती से पालन करती थी, और अपनी जो रसोई थी उनकी, उसको बड़े शुद्ध तरीके से रखती थी। किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को रसोई में घुसने की मतलब इजाजत नहीं थी। जब शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने एपीजे अब्दुल कलाम को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया, तो उनकी पत्नी बहुत डर गई थी कि मुस्लिम परिवार का एक लड़का उनकी रसोई को अशुद्ध कर देगा। अब जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, वो तो इन विचारों से मतलब फ्री थे, है ना। वो तो ऐसा कुछ ऊंचा नीची या दूसरी जाति का ये सब तो सोचते नहीं थे। लेकिन वही ऑपोजिट थिंकिंग रखने वाली उनकी वाइफ थी, ठीक है। उसने उसे अपनी रसोई में खाना परोसने से ही मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर ना तो परेशान थे और ना ही नाराज थे। उन्होंने खुद एपीजे को खाना परोसा और उनके पास खाने के लिए खुद भी बैठ गए। जब एपीजे खाना खा रहे थे, तो उनकी पत्नी रसोई के दरवाजे के पास खड़ी होकर एपीजे की ओर देखने लगी। एपीजे का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अ, खाना खाने के तरीके या पानी पीने के तरीके या वो भोजन के बाद फर्श साफ करने के तरीके में कोई अंतर है। वो इस बात को उजागर करना चाहते हैं, ये कहकर कि धर्म कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के खाना खाने के तरीके को नहीं बदलता है। जब एपीजे शिव सुब्रमण्यम अय्यर के घर से निकलने ही वाले थे, तो उन्होंने उन्हें एक बार फिर से डिनर पर बुलाया। जब शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम ही सिथेंट है, तो उन्होंने उनसे परेशान न होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने व्यवस्था को बदलने, समाज के मानदंडों के खिलाफ जाने का फैसला किया है, तो उन्हें मजबूत और बहादुर बनना होगा, और
जो भी स्थिति होगी, है ना, जो भी परिस्थितियां हैं उसका मुकाबला करना होगा। जब वो अगले हफ्ते रात के खाने के लिए, डिनर के लिए जैसे कि बुलाया गया था उनको दोबारा, तो वो शिव सुब्रमण्यम अय्यर के घर गए और उनकी पत्नी ने उन्हें रसोई में बैठाया और अपने हाथों से खाना परोसा। ये क्या था, एक तरीके से चेंज था, है ना, उनके बिहेवियर में। जब साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भारत की आजादी मिलने वाली थी, जो साल 1947 1947 में हुई। एम के गांधी यानी के महात्मा गांधी जो थे, जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे। पूरा देश आशा और खुशी से भर गया। सभी को एक ऐसी फीलिंग हो रही थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सभी को उम्मीद थी कि अब उन्हें आजादी मिलेगी। एपीजे ने अपने पिता से उन्हें रामनाथपुरम जाने की अनुमति देने के लिए कहा, जो उच्च अध्ययन के लिए जिला मुख्यालय था। मतलब उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उनको कहाँ जाना था, रामनाथपुरम। तो इसके लिए वो अपने फादर से परमिशन चाहते थे। तो जवाब में उनके फादर ने उनसे कहा कि उन्हें पता है कि तुम्हें दूर जाने की जरूरत है, ताकि तुम जीवन में आगे बढ़ सको। उन्होंने मतलब वो अपने बेटे को, एपीजे को एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि एक सीगल जो कि आसमान में अकेला उड़ जाता है और उसका कोई घोंसला नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि उसका अपना कोई घर नहीं है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ता रहता है। फिर जब एपीजे की माँ को पता चला कि वो घर छोड़ने वाले हैं, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए, अब वो उनके साथ तो रहेंगे नहीं, है ना, तो इसीलिए वो परेशान हो गई थी। एपीजे के पिता ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और उन्हें खलील जिब्रान द्वारा लिखित आपके बच्चे नाम से फेमस एक पोयम की कुछ लाइन्स सुनाई। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे आपके नहीं हैं, वो जीवन के बच्चे हैं। ये मत सोचो कि तुम अपने बच्चों पर शासन कर सकते हो, वो जीवन की स्वयं की इच्छा का परिणाम है ना। मतलब एक तरीके से वो सही कह रहे हैं कि भाई बच्चों को बांध करके नहीं रखा जा सकता है, नहीं तो वो आगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। उनके अपने भी थॉट्स हैं, अपने भी विचार हैं, उनको उनसे उन्हें अपने विचारों को पूरा करने की हमें फ्रीडम देनी चाहिए, तभी वो कुछ लाइफ में आगे कर पाएंगे। सो क्लास, ये थी स्टोरी एपीजे अब्दुल कलाम की, के चाइल्डहुड की, ठीक है, जिसका ये जो स्टोरी हमने पढ़ी, माय चाइल्डहुड, जो एपीजे अब्दुल कलाम है, वो जैसे कि आप जानते हो हमारे देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं, और वो जाने माने वैज्ञानिक के रूप में भी फेमस है ना, इंजीनियर भी हैं। तो ये जो एपीजे अब्दुल कलाम है, वो हमें क्या सिखाते हैं कि जीवन में जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हो तो उन्हें पूरा करके ही रहते हो। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.